कल हम लोगों ने बृहद जातकम के तृतीय अध्याय के 4 छंदों को पढ़ लिया था। है ना व्यास जी। बराबर। आज बृहद जातकम, जो कि आचार्य वराहमिहिर के द्वारा लिखित होरा शास्त्र का सर्वमान्य प्रमाणिक ग्रंथ है, और लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास इस ग्रंथ को उन्होंने रचा था। अनेक सुंदर छंदों में इसको पिरोया, होरा शास्त्र के विषय को। और आचार्य वराहमिहिर एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति, जैसे कोई नक्षत्र आकाश मंडल को सुशोभित करता है, मैं तो नक्षत्र ही क्या कहूं, मैं तो सूर्य कहूंगा चमकता हुआ। तो सिद्धांत, संगीता और होरा तीनों विषयों पर उनकी समान पकड़ रही। और उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जितना बड़ा काम उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में किया है, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग शब्द रहित हैं। तो कल तीसरा अध्याय, जो कि वियोनि जन्माध्याय है। वियोनि अर्थात विगता योनिया, मानव शरीर से इतर जो योनियां हैं। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां कही गई हैं। जीव जो है वो केवल मानव शरीर में नहीं है, अन्य वृक्षों में भी वो जीव है, वही चेतन सत्ता है। मानव शरीर से इतर जो चतुष्पद हैं, पक्षी इत्यादि हैं, उन सब में उसकी चेतन सत्ता है। तो ऋषियों ने सभी जीवन का, पर ग्रहों के, नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया, और उसको जो है होरा शास्त्र में लिखा। तो आज जो हम 5वां छंद पढ़ने जा रहे हैं, आचार्य वराहमिहिर के द्वारा लिखा हुआ बृहद जातकम के तीसरे अध्याय का, वो जो छंद है उसके बारे में थोड़ी भूमिका आपको बता देता हूं। वो पक्षी जन्म के विषय में है। आप कैसे समझेंगे कि किसी पक्षी का जन्म हुआ है? कोई आकर के आपको जन्म समय दे दे कि बताओ भाई, ये जो जन्म समय है ये किसका है, किसी व्यक्ति का है, या किसी चतुष्पद प्राणी का है, अथवा किसी पक्षी का है, तो आप कैसे निश्चय करेंगे? क्योंकि देखिए, काल की गणना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, समेटे हुए है ना। सूर्य सिद्धांत को जब आप देखेंगे तो वहां पर काल के विषय में लिखा गया है कि काल जो है वो 2 प्रकार का है। एक तो कलनात्मक काल है, एक भूत संहारक काल है। भूत संहारक अर्थात जिसमें सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, वह काल। जो काल यानी सबको मृत्यु के आगोश में खींच लेता है, एक तो वो काल है। और एक काल है कलनात्मक पक्ष, उसका उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जिसको हम व्यवहार में ले लेते हैं, कुछ व्यवहार में नहीं ले पाते हैं। तो जो कलनात्मक पक्ष है वो भी 2 प्रकार का है। सा दुधा उच्यते, है ना। वो भी कौन सा है? एक मूर्त है, हम्म। अमूर्त है। मूर्त को हम स्थूल कहते हैं, और अमूर्त को हम सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म काल क्या है? जैसे त्रुटि इत्यादि, प्राण इत्यादि। त्रुटि कहते काल का वह भाग जिसमें किसी पद्म पत्र को सूची से भेदने पर जितना समय लगे, है ना। 1 सेकंड का लाखोंवां हिस्सा है वो। एक पद्म पत्र को, कमल के पत्ते का, कितना मुलायम पत्र होता है कमल का, उसको भेदने में, जब सूची से हम उसको भेजते हैं सुई से, तो जितना समय लगता है वह त्रुटि है। लेकिन वो त्रुटि जो है वो व्यवहार में नहीं आती, अतः ये जो है सूक्ष्म काल है ना। ये जो है अमूर्त काल है। हम्म। तो हम लोग मूर्त काल का प्रयोग करते हैं। मूर्त काल अर्थात लग्न है भाई, ये लग्न कौन सी चल रही है, 2 घंटे का समय है। आज कौन सा वार है, कितने दिन रहेगा, एक नाक्षत्र दिवस कितने दिन रहेगा, एक सावन दिवस कब से कब तक होता है, ठीक है। मास क्या है, महीना, और पक्ष है, वर्ष है, ये सब स्थूल पक्ष हैं उस काल के, जो हमारे लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। तो इसी काल को आधार बना करके कि किस काल के किस खंड में कोई जीव चेतन शरीर के रूप में उतरा इस पृथ्वी पर, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो पक्ष है उसको ढूंढने का प्रयास ऋषियों ने किया। उन्हीं के लिए लग्न साधन किया, उसी के लिए नवांश कुंडली, दृष्टांत कुंडली हमने बनाई। कि भाई देखिए, एक बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपको मैं। कल किसी ने पूछा भी था, बाद में अपने विषय पर आऊंगा, कि एक ही समय पर, एक ही स्थान पर 2 चेतन कभी भी एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। एक चेतन एक बार में ही निकलता है, यही प्रकृति का सार्वभौत सिद्धांत है। ठीक है। तो एक ही समय पर, एक ही कालखंड में, एक ही स्थान पर केवल और केवल एक ही चेतन शरीर के रूप में अवतरित होगा।
तो आप हम आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा रोचक विषय है। पक्षियों का जन्म तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आज के विषय में। हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिसमें हम ये पता कर सकें कि हमारा पूर्व जन्म क्या था। दृष्टांत कुंडली बड़ा महत्व रखती है इसमें। तो दृष्टांत कुंडली का ही प्रयोग आचार्य वराहमिहिर ने इस छंद में किया है। वैसे तो कहा गया कि भाई समय का तो आदि कहाँ है और कहाँ उसका अंत है, इस पर तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता व्यास जी, है ना। हमारी सत्ता कहाँ पर है। हमारी हम्म। पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांड में घूम रही है, कभी वो अंधकार में आ जाती है, कभी वो प्रकाश में आ जाती है। कब तक ये सब चलता रहेगा। जीवन यात्रा का एक जो कार्यक्रम है, जो जिज्ञासाएं मस्तिष्क में आती हैं कि ये सब कब से हो रहा है, कब तक होता रहेगा। तो ये जो प्रकृति का जो विषय है, ये रहस्य है प्रकृति के, इसको प्रकृति का जो अध्येता है ना, जिसने प्रकृति का अध्ययन किया है, ग्रहों को नक्षत्रों की स्थिति को देखा है, कब कौन सा ग्रह उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, जिसने आसमान में इन सब चीजों का अध्ययन किया है वही बता सकता है। तो इसी आधार को बना करके, ग्रहों के गमनशीलता को आधार बना करके, उन ग्रहों का हमारे इस पिंड पर, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऋषियों ने बहुत प्रयास किया। और उसी के लिए ये हमारा शास्त्र है। ज्योतिष है, ज्योतिषामयनम चक्षु, है ना। ये नेत्र का कार्य करता है। नेत्रों से हम देख लेते हैं आने वाले समय की घटनाएं क्या है। तो देखिए, खगे दृकाणे बल संयुतेन वा ग्रहेण युक्ते चरभांशकोदये बुधांशके वा विहगा स्थलाम्बुजा शनैश्चरीन्द्वीक्षण योग संभवा जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। तो वंशस्थ छंद में लिखा जगण। जतौ का मतलब जगण और तगण, और जरऊ का मतलब जगण रगण। तीन अक्षरों का एक गण होता है, तो तीन चौक 12 अक्षरों का एक छंद है, वंशस्थ छंद कहते हैं इसको। वंशज छंद का ये नीति शतकम का श्लोक, छंद आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। क्या कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। जब वृक्षों पर फल आ जाते हैं ना, तो भवंती माने हो जाते हैं। कैसे? नम्रहा, नम्र हो जाते हैं। तरवहा, जो तरु हैं, वृक्ष हैं, फलों के आने पर। फलोदगमई नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घना। घन कहते हैं बादल को, वो भी लटक जाते हैं जब उनमें अंबु भर जाता है, पानी भर जाता है। ऐसे ही अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, जो सत्पुरुष लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो भी अनुद्धता हो जाते हैं, विनयशील हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं जब उनके पास समृद्धि आ जाती है। समृद्धि भी ही, समृद्धि से युक्त हो जाए, धन आ जाए, शक्ति आ जाए, बल बढ़ जाए, तो उनको अहंकार नहीं होता, बल्कि वो उतने ही और विनम्र हो जाते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, है ना। दुष्टों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, यही स्वभाव परोपकारी लोगों का होता है। तो वंशज छंद में ही कहा उन्होंने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खगे दृकाणे बल संयुतेन वा ग्रहेण युक्ते चरभांशकोदये बुधांशके वा विहगा स्थलाम्बुजा शनैश्चरेन्द्वीक्षण योग संभवा। क्या लिखा कि जब कोई पक्षी जन्म लेता है, तो वो कब जन्म लेता है, उसका जन्म कैसे होता है। कि खगे दृकाणे, आपने दृष्टान कुंडली पढ़ी थी एक बार पूर्व के अध्यायों में, कि दृष्टान कुंडली होती है एक राशि का तीसरा भाग। एक राशि में तीन दृष्टान होते हैं। दृष्टान का मतलब एक राशि क्या है, 30 अंश का एक भाग। आप आकाश मंडल को ऊपर जो देखते हो सिर उठा करके, उसको
जब आप 12 हिस्सों में बांट देते हो पूरे चक्र को 360 अंश के, तो उस 360 अंश के चक्र को जब आप 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटोगे तो एक हिस्सा आएगा 30 अंश का, वही एक राशि है। और उस राशि का भी जो तीसरा भाग होगा, राशे तृतीय भाग दृष्काण भवती, उसी का तीसरा भाग दृष्काण कहलाता है, दृक्काण, है ना। दृक् का विचार किया जाता है, इससे एक जगह ये भी प्रसंग मिलता है दृष्काण के विषय में। तो दृष्टि का विचार है यहां पर। अतः एकस्य दृष्काणस्य मानम 10 अंशात्मकम भवति, एक राशि को यानी 30 अंश को जब आप उसका 1/3 निकालेंगे तो 10 अंश आ जाएगा। तो जैसे कोई ग्रह एक मेष राशि में बैठा है, अब राशि तो 30 अंश की है, लेकिन वो 0 अंश से 10 अंश तक है, तो हम कहेंगे वो मेष राशि के प्रथम दृष्काण में है। वो 11 से 20 अंश तक है, तो हम कहेंगे वो मेष राशि के दूसरे दृष्काण में है। फिर वो ग्रह मेष राशि में 21 अंश से 30 अंश के बीच में है, तो हम कहेंगे वो राशि के तीसरे दृष्काण में है। तो यहां पर क्या कहा उन्होंने, खग दृष्काण में। खग दृष्काण में हो, वही कौन हो, लग्न हो। जिस समय पक्षी का जन्म होता है तो खग दृष्काण में होता है। खगे दृष्काणे बल संयुतेन वा, और वो भी जो बल लग्न का बल है वो कैसा हो, बलवान हो, लग्न बली हो, है ना, बलवान ग्रह लग्न में बैठे हो, बल से संयुक्त हो, कमजोर लग्न ना हो। तो खगे दृकाणे, ये लग्न जो है वो खग दृष्काण में हो। अब खग दृष्काण क्या होता है भाई, इसको समझ लेते हैं। तो भट्टोत्कल लिखते हैं इसमें कि अधुना पक्षी जन्म ज्ञानम खगे इति, पक्षी का जन्म बता रहे हैं वो खग का। खगे दृकाण, खग दृष्काण में होती है लग्न। खग खग दृष्काण क्या, पक्षी दृष्काण अर्थात पक्षी दृष्काण मिथुन द्वितीय, मिथुन राशि का जो दूसरा दृष्काण होता है, यानी कोई ग्रह जब मिथुन राशि के 11 अंश से 20 अंश के बीच में हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे, वो मिथुन राशि के कौन से दृष्काण में है, दूसरे दृष्काण में है। और सिंह प्रथम, सिंह राशि का प्रथम दृष्काण खग दृष्काण कहलाता है। तुला द्वितीय, तुला राशि का दूसरा दृष्काण जो है वो खग दृष्काण होता है। कुंभ प्रथम, और कुंभ राशि का जो प्रथम दृष्काण होता है वह भी क्या होता है, खग दृष्काण होता है। अब देखिए, मिथुन राशि का दूसरा दृष्काण जब आप देखेंगे तो किसका निकल के आएगा, दूसरा दृष्काण की गणना कैसे करते हैं, उस राशि से पांचवी राशि उसका अधिपति होगा। अच्छा अच्छा। तो पांचवी राशि मिथुन से कौन सी होगी, तुला होगी, तुला। है ना। तो हम कहेंगे कि लग्न जो है वो कौन सी हो गई दृष्टान की, तुला हो गई। तो तुला लग्न कब होगी, जब लग्न मिथुन राशि के दूसरे दृष्टान में होगी। अब तुला कैसी है भाई, तुला राशि कैसी राशि कही गई है, तुला राशि वायु तत्व की राशि है, विषम। वायु तत्व की राशि है। तो वायु में ही तो अब पक्षी उड़ते हम्म। हैं, खग उड़ते हैं। इसलिए आचार्य वराहमिहिर हमको कह रहे हैं कि मिथुन का जो दूसरा दृष्काण है वही खग दृष्काण है। आगे बताऊंगा मैं आपको मिथुन राशि के दूसरा दृष्काण की विशेषता और क्या होती है। सिंह प्रथमा, सिंह राशि में देख लीजिए, सिंह की कोई सिंह लगन चल रही हो और कितने अंशों की हो, प्रथम के 10 अंशों की हो, वो प्रथम दृष्काण है। तुला द्वितीय, तुला राशि का दूसरा दृष्काण, और कुंभ का प्रथम दृष्काण। तो ऐशाम अन्य दृष्काण उदयति, जब ये दृष्काण उदय हो रहे हो लग्न के, और वो भी क्या, फिर लिखा ग्रहेण युक्ते चरभांश कोदये बल संयुतेन वा, या तो वो खग दृष्काण की लग्न जो है वो कैसी हो, बलवान हो, वा अथवा ग्रहेण युक्ते चरभांश कोदये, अथवा जो चर नवांश है वो उदय हो रहा हो उस समय। चर नवांश कौन से होते हैं, मेष का नवांश, कर्क का नवांश, तुला का नवांश और मकर का नवांश, ये उदय हो रहे हो। और वो भी कैसे हो, ग्रहेण युक्ते, वो भी ग्रह से युक्त हो, बलवान होकर के हो। नवांश लग्न जो है वो चर हो और ग्रहों से युक्त हो। अथवा ये भी ना हो तो बुधांश केवा, तो फिर क्या हो, बुध का नवांश उदय हो रहा हो। बुध के नवांश क्या होते हैं, मिथुन और कन्या, ये नवांश लग्न हो, या तो मिथुन हो या कन्या लग्न हो। वाह विहगा, तो क्या कहेंगे आप, तो पक्षी का जन्म कहेंगे। अब पक्षी भी दो प्रकार के हैं, स्थलाम्बुजाहा, स्थल पक्षी भी हैं और अंबुज पक्षी भी हैं। कुछ पक्षी स्थल पर रहते हैं, कुछ पक्षी अंबुज माने पानी में रहते हैं, जैसे कि हम्म। बत्तख इत्यादि, है ना। तो क्या लिखा उसमें, कैसे निर्णय करेंगे आप,
तो लिखा शनैश्चरेन्द्वीक्षण योग संभवा, शनैश्चर इंदु ईक्षण योग संभवा। इसको संधि विच्छेद करिए आप। शनैश्चर, शनै हम्म। शनै चरती, कौन चलते हैं धीरे धीरे? शनि। शनि जो कक्षा में हम्म। चलते हैं अपनी, वो एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगाते हैं, इसलिए उनका नाम शनि है। और इंदु कहते हैं चंद्रमा, और ईक्षण कहते हैं दृष्टि, और योग कहते हैं युति। दृष्टि। उस लग्न में या तो शनि या चंद्रमा बैठे हो, अथवा शनि या चंद्रमा की दृष्टि हो, ईक्षण माने दृष्टि हो, तब ये योग संभव हो जाएगा, है ना। सम्यक भवंती संभवाहा, सम्यक रूप से हो जाते हैं, भू धातु से बना ना भवंती शब्द। तो लिखा स्थल पक्षी कब होगा? यदि शनिश्चर की दृष्टि होगी। यदि उस लग्न पर शनि की दृष्टि हुई, तो आप कह देंगे कि ये जो जन्म कुंडली है, ये कौन से पक्षी की है? स्थल पक्षी की जन्म कुंडली है ना। रूखे ग्रह हैं ये, जमीन से संबंध है इनका। और इंदु है जल तत्व के ग्रह, जल के कारक हैं इंदु चंद्रमा। तो जल की अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, उस देशकाल में लग्न में चंद्रमा बैठा हो, अथवा नवांश लग्न में चंद्रमा बैठा हो, अथवा बुध के नवांश में चंद्रमा बैठा हो, तब आप कह देंगे कि ये जलज पक्षी है। इसी को लिखा नीचे भट्टोत्कल ने अपनी टीका में कि शनैश्चरेन् द्वीक्षण योग संभवा यथा क्रमः विहगा पक्षिणः स्थलाम्बुजा भवन्ति। शनि और चंद्रमा के युति और दृष्टि से ही जो पक्षी होते हैं वो स्थल और अंबुज होते हैं। ठीक है। तो पक्षी देशकाण हो और शनिश्चर की युति या दृष्टि हो, तो आप स्थल पक्षी कहेंगे। और पक्षी देशकाण हो और या फिर चर नवांश हो या बुध का नवांश हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप जलज पक्षी कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 योग इन्होंने बता दिए। पहला देखिए, फिर से समझ लीजिए एक बार। क्या लिखा कि दृष्काण कुंडली का लग्न कैसा हो? पक्षी दृष्काण का हो। पक्षी दृष्काण का अर्थात या तो मिथुन का तीसरा दृष्काण हो लग्न में, या सिंह का पहला हो, या तुला का द्वितीय हो, या कुंभ का पहला हो, उसमें भी वो बलवान हो। फिर दूसरी शर्त क्या है? हाँ, इसी शर्त के साथ शनि की या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ये पहला योग हो गया। दूसरा है नवांश लग्न हो, कौन सी? चर नवांश हो, मेष का, कर्क का, तुला का, मकर का। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 नवांश उदय हो रहे हो। नवांश कुंडली आप पढ़ चुके हैं, कैसे बनाते हैं? नहीं पता है तो पहले की वीडियो देख लीजिए। तो नवांश कुंडली जो है वो चर हो, चर राशि की हो, और उसमें भी शनि या चंद्रमा की दृष्टि हो, तब ये दूसरा योग कहेंगे। तीसरा योग है बुधांश केवा, या तो बुध का नवांश हो, मिथुन या कन्या का, और वो भी बलवान लग्न हो। और तीसरी बात, उसमें शनि या चंद्रमा की दृष्टि हो। शनि और चंद्रमा की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, या तो दृष्टि हो या फिर संबंध हो लग्न से उसका, नवांश लग्न से या दृष्टान लग्न से या बुध की लग्न से। तो इस प्रकार जो है ये पक्षी दृष्टान हो जाता है। अब पक्षी दृष्टान के विषय में, क्योंकि मिथुन राशि का जो दूसरा दृष्टान है वो पक्षी दृष्टान ही होता है, तो उसके विषय में भी आपको उन्होंने, आचार्य वराहमिहिर ने आपको बताया है। आगे आप पढ़ेंगे इस विषय में भी क्या बताया है। मैं थोड़ा सा रूप बता देता हूं। ये लिखा है वराहमिहिर ने कि उद्यान संस्था कवची धनुष्माच्छुरोस्त्रधारी गरुडाननश्च क्रीडात्मजालंकरणार्थचिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य राशेः। क्या उद्यान संस्था, उद्यान संस्था उपवने तिष्ठति, उद्याने संसति। कवची, कवची अर्थात कवच धारण, धनुष इत्यादि धारण हो हस्त में, है ना। धनुष्मात् छुरो अस्त्रधारी, अस्त्र में अस्त्र धारण करने वाला हो, अर्थात रण प्रिय व्यक्ति होता है। मिथुन के द्वितीय दृष्टान में जिसका जन्म होता है उसकी विशेषता बता रहे हैं वो। फिर आगे लिखा गरुड़ान अनश्च, गरुड़ जैसा उसका आनन होता है, जैसा गरुड़ पक्षी होता है ना, पक्षी के सदृश उसका वक्त माने मुख होता है, वैसी ही क्रीड़ा होती है। क्रीडनम क्रीड़ा, आत्मजा, आत्मजा अर्थात पुत्र होते हैं उसके। अलंकारणार्थ चिंताम, अलंकरणाभरणम अर्थो वित्तम एषाम संबंधिनाम संबंधीम चिंताम करोति, संबंधियों की चिंता करता है, अर्थ की उनके। और करोति मध्य मिथुनस्य राशे, मिथुन राशि का जो मध्य भाग है अर्थात जो दूसरा दृष्टान है उसमें ये विशेषता होती है। एषा नर दृष्टाना सायुधा खग दृष्टान, इस दूसरे दृष्टान को ही हम खग दृष्टान कहते हैं। देखिए तो विशेषता जो बताई गई है वो क्या बताई गई है?
कि उद्यान संस्था, वो उद्यान में पक्षी कहाँ रहते हैं, बगीचे में ही तो रहते हैं। पक्षियों को बगीचा बहुत प्रिय है। इसलिए मिथुन राशि के दूसरे दृष्टांत की जो विशेषता है वो पक्षियों के गुणों को समाहित किए हुए है। और क्या लिखा उन्होंने, कैसा मुख कैसा होता है उसका, गरुड़ के समान, पक्षी के समान मुख होता है। तो ये जो पक्षियों वाली विशेषताएं हैं, पक्षियों के समान क्रीड़ा करना उसको अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये मिथुन राशि के इसी प्रकार से अन्य दृष्टांतों की विशेषता आचार्य वराहमिहिर ने लिखी है। ये हम आगे बढ़ेंगे दृष्टांत के विषय में। तो ये पूरे योग हमने आपको बता दिए, या तो पक्षी दृष्टांत हो, पक्षी दृष्टांत मतलब यही मिथुन का दूसरा हो, सिंह का पहला हो, कुंभ का पहला हो, और तुला का दूसरा हो, या फिर चरनवांश हो, या बुध का नवांश हो, और ये किसी बलि ग्रह से युक्त हो, बलवान हो। और दूसरी बात ये जरूर होना चाहिए, शनि या चंद्रमा की दृष्टि हो। शनि की दृष्टि होगी तो स्थल पक्षी कह देंगे, चंद्रमा की दृष्टि होगी तो जलज पक्षी कह देंगे। इसी योग को सारावली में भी लिखा गया है, सारावली ज्योतिष का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। कल्याण वर्मा ने लिखा इसको। विहगोदित त्रिकाणे ग्रहेण बलिना युते चर्भांशे बहुधांशे वा विहगा स्थलांबुजा शने शशि क्षणाद्योगात् लग्ने जलजे वान्यः पक्षी स्यादीक्षते पिबा जलजः स्थलजे वा तदृष्टे स्थलजे ग्रहवर्ण समस्थल प्रभवः। वही श्लोक है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस केवल छंद का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। क्या कि विहगोदित्राणे, विहग उदित हो रही हो, विहग का दृष्टान उदित हो रहा हो, खग दृष्टान उदित हो रहा हो, और ग्रहेण बलिना, और ग्रह से बल हो, बलवान हो करके हो, वो लग्न भी बलवान हो दृष्टान की। युते चरभांशे, ठीक है, ग्रहेण बलिना युते। और क्या है, या तो चरभांश, चर का नवांश हो, बोधांश वा, या बुध का जो है वो नवांश हो, तो विहगा, तो पक्षी का जन्म कहना चाहिए। स्थलांबुजाहा, और स्थल है या अम्बुज है उसके लिए शनि और शशि का दृष्टि संबंध देखिए। तो लग्ने जलजे वान्य पक्षी स्यादीक्षते वा जलजहा स्थलेजे वा तदृष्टे स्थलेजे ग्रहवर्ण समस्त प्रभव। हाँ, लग्ने, लग्न में जलज राशियों में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो जो पक्षी आप कहेंगे वो कैसा कहेंगे, जलज पक्षी कहेंगे। और स्थल राशियों में अधिकाधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो उसकी पुष्टि कर लेंगे आप कि वो जो पक्षी है वो स्थल पर रहने वाला है। जलद राशियां कौन सी होती हैं, जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, ये जल वाली राशियां हैं, है ना। स्थल राशि कौन सी है, भूमि तत्व की राशियां कौन सी होती हैं, जैसे वृषभ है, कन्या है, मकर है, ये स्थल तत्व की राशियां हैं। और ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब दृष्टांत कुंडली कैसे बनाते हैं ये आपको पता ही है। मेष राशि का पहला दृष्टांत मेष का ही कहलाता है। मेष राशि का दूसरा भाग 10 अंश से 20 अंश तक सिंह का हो जाता है। और तीसरा दृष्टांत धनु का कहलाता है। माने जब किसी हम राशि में दृष्टांत की गणना करते हैं तो यदि कोई ग्रह किसी राशि में 10 अंश तक है तब वह उसी राशि का दृष्टांत कहलाएगा, मेष का ही। और अगर वो ग्रह मेष राशि में 10 अंश से लेकर 20 अंश तक है तब हम उस राशि से पांचवी राशि, सिंह से पांचवी कौन सी होती है, मेष से पांचवी सिंह होती है, तो हम कह देंगे वो सिंह के दृष्टांत में है। और अगर वो मेष से लेकर के मेष राशि में ही अंतिम के 10 अंशों पर है, 20 से 30 के बीच में है, तब हम कह देंगे कि वो मेष राशि के तीसरे दृष्टांत में है, अर्थात धनु के दृष्टांत में है। ऐसे करके यानी पहले 10 अंशों में है तो वो उसी राशि का दृष्टांत कहलाएगा। ये टेबल बनी हुई है, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और दूसरे दृष्टांत में है यानी कि 10 अंश से 20 अंश के बीच में है तो उसी राशि से पांचवी राशि गिन लीजिए आप। और अंतिम के 10 अंशों में है तो उस राशि से नौवीं राशि गिन लीजिए। ये इसका आसान तरीका होता है। ये दृष्टांत चक्र बनाया है हमने, देखिए जैसे ऊपर लग्न लिखा है, लग्न है 7 राशि पार, यानी वृश्चिक राशि चल रही थी उस समय और 20 अंश पार हो गई थी। तो 20 अंश पार हो गई थी मतलब 21वें अंश में चला गया, लग्न जो है वो तीसरे दृष्टांत में आ गई। तो वृश्चिक राशि जो है वो तीसरे दृष्टांत में है भाई। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वृश्चिक से कौन सी गिनेंगे हम, नौमी। नौवीं गिनेंगे। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो चार यानी कर्क का दृष्टांत आ गया। तो दृष्टांत कुंडली में हमने ऊपर कर्क लिख दिया, 4 नंबर लिख दिया। और फिर उसी तरह से कुंडली को पूरा कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 12 अंकों को, 12 राशियों को भर लेंगे हम। और जैसे सिंह राशि, अब सूर्य लिखा है 4 राशि पार 25 अंश, यानी कि 4 राशि पार कर गया सूर्य उस समय जब कोई जातक पैदा हुआ। और सिंह मेष। राशि में है वो, यानी कि 25 अंश पर है। तो सिंह राशि के 25 अंश पर, यानी कि सिंह राशि के कौन से दृष्टांत में है वो, पहले तीसरे। दूसरे या तीसरे, तीसरे। तीसरे दृष्टांत में है ना। तो तीसरे दृष्टांत में है तो सिंह राशि से नौवीं राशि गिन लीजिए कौन सी होती है, मेष। ये मेष राशि है। तो और हमने तेरह। सूर्य को यहाँ पर दृष्टांत कुंडली में मेष यानी पहली राशि में लिख दिया है। ऐसे ही सभी ग्रहों को हम
यहाँ पर भर लेंगे। तो ये तो बात हो गई पक्षी दृष्टांत के विषय की। ठीक है भैया, इसमें कोई शंका जी। किसी को हो तो बताएं, नहीं है तो मैं आगे चलता हूं अब। चलिए, अब देखिए दृष्टांत कुंडली का महत्व कितना अधिक होता है, इसको जानने के लिए आपको पराशर ऋषि को पढ़ना पड़ेगा। पराशर जी ने लिखा पूर्व जन्म के विषय में, आप पता कर सकते हैं आप पूर्व जन्म में किस लोक से आए हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर भी दृष्टांत कुंडली बहुत प्रमुख हो जाती है। क्या लिखा उन्होंने कि रविचंद्र बलाक्रांतम त्रियंशनाथे गुरौ जनः देवलोकात् समायातो विज्ञेयो द्विज सत्तम शुक्रेन्दुः पितृलोकात् मर्त्याच्च रविभौमयो बुद्धार्का नरकादेवं जन्म कालाद्वेत सुधि वदेत सुधि। रवि चंद्र बलाक्रांतम, रवि और चंद्रमा में जो सबसे अधिक बलशाली ग्रह हो वो त्रियंशना थे। वो किसके त्रियांश, त्रियांश माने तीन भाग जो करते हैं हम, किस में करते हैं, दृष्टांत कुंडली के लिए। तो किसके दृष्टांत में हो, रवि और चंद्रमा में से जो सर्वाधिक बलवान ग्रह हो वो देखिए कौन है। और वो अगर गुरु के दृष्टांत में बैठा हुआ है रवि और चंद्रमा में से, तो आप क्या कहेंगे, गुरौ जनहा, तो वह देवलोकात समायातो विज्ञेयो द्विज सत्तमा, तो जो जीव है ना वो देवलोक से आया है। इसमें आपको जान लेना चाहिए। कैसे, फिर से समझ लीजिए एक बार। रवि चंद्र बलाक्रांतम, चंद्रमा और सूर्य ये किसके दृष्टांत में बैठे हैं। अभी आपने दृष्टांत बनाया ना, जैसे यहां पर देखिए इस कुंडली में, बताइए सूर्य किस दृष्टांत में बैठे हैं। सूर्य तीसरे में। नहीं, मेष के दृष्टांत में बैठे हैं। ध्यान से देखिए, दृष्टांत जी। चक्र को देखिए। मेष के दृष्टान में। मेष का दृष्टांत किसका होता है, मेष राशि किसकी है, मंगल मंगल की है। तो मंगल के के। दृष्टांत की बात नहीं हो रही यहां पर, है ना। अब चंद्रमा यहां पर देखिए कौन से दृष्टांत में बैठे हैं, मीन के दृष्टांत में बैठे हैं, मीन के। 12 नंबर के। तो 12 राशि जो है, 12वीं राशि वो मीन है। तो मीन जो है वो किसकी, मीन के स्वामी कौन होते हैं, गुरु। गुरु के। हम कहेंगे चंद्रमा गुरु के दृष्टांत में बैठे हैं। अब मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में यदि चंद्रमा बली हुए, बलवान हुए, बलवान कैसे पता चलेगा भाई, षड बल में सबसे सबसे पहले षड बल देखिए। 6 तरीके के बल होते हैं ना, तो 6 तरीके के बलों में जो चेष्टा बल है, स्थान बल है, दृष्टि बल है, वो सब निकाल करके गणित का पार्ट जो है उसको निकाल करके देखिए सर्वाधिक बलवान कौन है। पता चला आपको चंद्रमा है, तो हम कहेंगे यहाँ चंद्रमा तो वही मीन के यानी गुरु के दृष्टांत में बैठा है। इसके माने इस व्यक्ति का जो जन्म था वो पूर्व जन्म में ये कहाँ था, ये देवलोक में था। देव। कोई कर्म जो है इससे बिगड़ गया जिसकी वजह से इसको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा, है ना। कोई शाप वगैरह मिल गया इसको, कुछ अधूरा रह गया, तो वापस पृथ्वी पर आया है अब ये। तो शुक्र, अब क्या करना चाहिए, अब वो अभी बताऊंगा मैं आपको। अब फिर देखिए, शुक्र इंद्र हो, शुक्र और इंदु के दृष्टांत में हो, शुक्र और चंद्रमा के दृष्टांत में हो, कौन, रवि या चंद्रमा में से जो बलवान है वह, उसकी बात हो रही है। दोनों में से जो बलवान है, अगर वो शुक्र के या चंद्रमा के दृष्टांत में है, तो पितृलोकातु, तो वह कहां से आया है, तो वह पितृलोक से आया है, आचार्य पराशर आपको बता रहे हैं। और मर्त्याच रवि भौमयो हो, और अगर सूर्य चंद्रमा में से जो बलवान है वो है सभी रवि और भौम यानी मंगल, भूम्या पुत्र, भूमि के जो पुत्र हैं भौम, रवि और मंगल के दृष्टांत में बैठा है रवि या चंद्रमा, तो वह मृत्युलोक से आया है। जैसे मान लेते हैं इसी जन्म पत्रिका में सूर्य किस दृष्टांत में बैठे हैं, देखिए सूर्य बैठे हैं मेष। यहाँ मेष। मेष मंगल के दृष्टान। के दृष्टांत में, है ना। तो मंगल का दृष्टांत, मेष का दृष्टांत मंगल का ही तो है। तो हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति कहां से आया, मर्त्याच, मृत्यु मृत्यु लोक। लोक से आया, यानी यही पृथ्वी लोक पे ही था, ये कहीं किसी शहर में होगा, व्यास जी के पास हो सकता है गुजरात में हो, है ना, या मिश्रा जी के पास हो सकता है हरियाणा में, यहीं पर था कहीं आसपास वो, वहीं से ये फिर आ गया यहीं पर, भूमि से संबंध हो गया ना। तो भूमि और सूर्य से संबंध बन जाए तो यही भूमि लोक, भूमि पृथ्वी लोक पर ही रहा है वो। और फिर लिखा आगे, बुद्धार क्यों नरका देवम, और अगर वो बुद्ध के नवांश में है,
ठीक है। अगर वो बुध के नवांश में है तो वह कहां से आया है? बुध और अर्कयो, अर्की, अर्की मतलब अर्क सूर्य। के जो पुत्र है शनि, तो बुध और शनि के नवांश में अगर वो बैठा है, नवांश कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं, बुध और शनि के दृष्टान में अगर वो है, तो वह नरकाद एवं नरक से ही आया है। जन्म कालात वेदेत सुधी ही, विद्वान लोग जो हैं, सुधी लोग हैं, वो इसको पहचान लेते हैं। और फिर क्या करते हैं जब पहचान लेते हैं तो? भाई अब चलो पता चल गया आपको कि आप नरक लोक से ही आए हैं। नरक लोक का मतलब कोई त्रियक योनियों में थे आप, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, चतुष्पद हो सकते हैं, है ना, अन्य अन्य कहीं भटक रहे हो, मानव शरीर में नहीं थे आप। या हो सकता है नरक की पीड़ा भोग करके ही आ रहे हो, ठीक है, कई वर्षों की नरक की पीड़ा आपने भोगी हो, तो या तो वह हो या अधो अधो पतन हो गया हो, मानव से इतर योनियों में हो आप। तब ऐसी स्थिति में वर्तमान जन्म में आप ऐसे कर्म करिए कि आपका जन्म आगे वाला श्रेष्ठ लोकों में हो, व्यास जी, है ना। ज्योतिषी का जो धर्म है वो सही पथ पर लगाना है कि भाई इस जन्म को थोड़ा ढंग से बिताइए। खूब मौज मस्ती आप लोगों ने कर ली, खूब खा पी लिया, खूब मद्यपान सब्जी सब कुछ कर लिया, इसको छोड़ दीजिए। अगर आगे की गति को सुधारना है तो शुक्र और इंदु के उसमें है तो पितृलोक से आया है, तो क्या भाई वापस पितृलोक जाना चाहते हो? ठीक है, तो बहुत अधिक मोह संबंध इत्यादि मत रखिए, थोड़ा सा अपने को ठीक करिए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति देवलोक से ही आया है तो भैया इस जन्म में उसको तो सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा हुआ है और उसका अगर फिर से पतन हो गया, फिर से गिरता चला गया, तो वापस उसी स्थान पर पहुंचने में कई कई योनियां उसको लग जाएंगी। 84 लाख योनियां है ना, फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, कभी चतुष्पद बनेगा, कभी वो पक्षी बनेगा, कभी कुछ बनेगा। तो ये सब चीजें हमारे लिए हैं। कर्म बिगड़ जाता है ना, तो कर्म के बिगड़ने से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, जीवन ही बिगड़ जाता है हमारा। अब आयुर्वेद को जब आप पढ़ते हैं, पूर्व काल में तो आयुर्वेद, अभी बहुत समय पहले तक ज्योतिष जो होता था, ज्योतिषी, वो आयुर्वेद भी जानता था, और जो आयुर्वेद जानता था वो ज्योतिष भी जानता था। आयुर्वेद में जब आप उपचार कर्म करते हैं ना, तो वहां पर युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है, सत्वदय चिकित्सा है, दिव्या देव्या व्यापाश्रय चिकित्सा है। देव्या मतलब देव कर्म के द्वारा भी कुछ कर्म आपके बिगड़ जाते हैं, दैव भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको रोग हो जाते हैं। तो चरक संहिता में लिखा है क्या कि देव्यापाश्रय चिकित्सा में तो आपको होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, मंत्र मणि उपवास करने चाहिए, ताकि जो प्रायश्चित है आपका पूर्व बुरे कर्म का, जो आपने स्वयं ही किए हैं, है ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपने ही किया हुआ तो हमको भोगना पड़ता है। तो पूर्व जन्म में अतीत में जो आपने कार्य खराब किए हैं, वो वर्तमान जीवन में शुभ कर्म करके आप उनको ठीक रख सकते हैं। ये चिकित्सा आयुर्वेद में हमको मिलती है। लेकिन अब क्या है, अब वो जो पक्ष है, जो आध्यात्मिक पक्ष है आयुर्वेद में, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जा रहा है। केवल औषधि सेवन पर ही हम लोग केंद्रित ना रहें कि केवल औषधि खा लेने से ही रोग ठीक हो जाएगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो औषधि से भी ठीक नहीं होते हैं। तो उसमें जो है वही बात कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण भज्यते। वेदों की उक्ति है कि पूर्व जन्म में किया गया जो पाप है वही आपको व्याधि के रूप में मिलता है, वही आपको रोग के रूप में मिलता है। और चरक ने लिखा भी है अपनी चरक संहिता में कि दैवम आत्मकृतम विद्यात कर्मयात पूर्वम दैहिकम स्मृतः पुरस्कारस्तु क्रियते यदिहा परम। ये विमान स्थानम का प्रसंग है। वो बता रहे हैं कि जो आत्मकृत कर्म है, जो अपने ही किए हुए कर्म हैं, वही दैव है, और वही हमको कभी कभी व्याधि के रूप में हमको भोगना पड़ता है, वही हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। और छोड़िए, और बड़ी बात बताता हूं आपको, अष्टांग हृदयम है, किसका लिखा हुआ ग्रंथ है बताएं कोई? बाघ भट्ट। भागवत जी का ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। तो वहां पर उन्होंने लिखा है सूत्र स्थान में क्या, कि जो ग्रहों से होने वाली बीमारियां हैं, वह जो है अगर ग्रह अनुकूल हो तो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। प्रसंग है वहां पर, ग्रहेशु अनुगुणेशु, यानी अगर ग्रह अनुकूल हो तो वह रोग आसानी से ठीक हो जाता है। इसलिए पहले जो आयुर्वेद आचार्य होते थे प्राचीन, वो पहले जन्म पत्रिका में देखते थे कि ये व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, ये कोई कठोर प्रारब्ध तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूब सारी औषधियां देने के बाद भी ये ठीक ना हो। तो जो जो ग्रह अनुकूल है तब तो ठीक है, अगर अनुकूल नहीं है तो फिर उनका होम जप इत्यादि हमको करना चाहिए। विपक्षशीलानाथ पूर्वा कर्मजा कर्म संशयात, है ना।
जो ये इस तरह की कर्म की बीमारियां हैं वो ग्रहों के जप इत्यादियों से ठीक हो जाती हैं। उसके लिए मंत्र मणि औषधि का विधान हमको बताया गया है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं, लेकिन वो ज्योतिष पर आक्षेप करते हैं। बड़ा दुखद होता है कोई आयुर्वेद का व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र पर आप आक्षेप करे। अब नाम तो नहीं लेंगे, तो ठीक नहीं है। बिना आयुर्वेद के ज्ञान के ज्योतिष शास्त्र भी पूर्ण नहीं, और बिना ज्योतिष के आयुर्वेद भी पूर्ण नहीं। दोनों ही विद्याओं का समन्वय है। आपको पता होगा, जब लक्ष्मण जी गए थे, लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, तो हनुमान जी गए थे हिमालय, है ना, औषधि लेने के लिए। कौन सी औषधि लेने के लिए गए थे? संजीवनी बूटी। संजीवनी। संजीवनी भी कई प्रकार की होती है वहां। अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो वहां प्रसंग आता है कि मृत संजीवनीम चैव विशल्य करणीम अपि सुवर्ण करणीम चैव संधानीम चैव महौषधीम। क्या कि एक तो मृत संजीवनी है, एक विशल्य करणी है, एक सुवर्ण करणी है, और एक क्या है, एक संधानी है, संधानी औषधि। ये चार प्रकार की संजीवनी कही गई है। जो मृत संजीवनी है, जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे, अभी तक तो ऐसी खोज नहीं हो पाई है। और उसकी विशेषता बताई है उन्होंने, वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा कि ये जो सदैव जो औषधियां हैं, ये सारी की सारी प्रकाश उत्सर्जित करती रहती हैं। चरक शास्त्र आप पढ़ते हैं, चरक संहिता, तो उसमें जड़ी बूटियों को चुनने का उल्लेख दिया जाता है। कुछ विशेष नक्षत्रों में ही उनको काटा जाता है, उनको तोड़ा जाता है ना। जब परिपाक किया जाता था पहले, औषधियों को काटा जाता था, तोड़ा जाता था, तो नक्षत्र को देखा जाता था। जैसे कहा कि अगर पुष्य नक्षत्र है तो उस समय जिस औषधि का परिपाक किया जाएगा वो रोग को शीघ्रता से पूर्वक ठीक करेगा। पुष्य नक्षत्र में स्नान किया जाए तो उसकी महत्ता बताई है। पौधारोपण कब किया जाए, कब जुताई की जाए, फसल कब काटी जाए, उसके विशेष नक्षत्र हैं हमारे यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ज्योतिष और आयुर्वेद का इतना समन्वय है कि देखिए, ज्योतिष के जो आचार्य हैं वही आयुर्वेद के हैं। जैसे अंगिरा, कश्यप, भृगु, नारद, अगस्त्य, बादरायण, कात्यायन, इनके आयुर्वेद के ग्रंथ हैं लिखे हुए, और ज्योतिष के तो ये आचार्य है ही हैं, है ना। तो इस प्रकार आज का सत्र हमारा यहीं पर पूरा होता है। अब किसी की कोई शंका जिज्ञासा हो आज के विषय से संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है व्यास जी, पूछिए। सर जी। हमारे जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, जैसे आप बृहज्जातकम पढ़ रहे हैं आचार्य वराहमिहिर का, 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है। 1500 वर्ष तो लगभग मोटा मोटा स्थूल स्थूल हो ही चुका है ना। तो 1500 साल पहले देखिए, ऋषि की बुद्धि को देखिए आप, कि उन्होंने ये देखा कि किस काल खंड में कौन सा दृष्टांत चल रहा हो कि भाई वहां पर पक्षी पक्षी जन्म लेगा। चतुष्पद कब जो है, चतुष्पद लग्न चल रही हो, चतुष्पद को उत्पन्न करने वाली कालखंड चल रहा हो, तो उसका जन्म होगा। तो मेरा कहने का तो मतलब है कि काल के एक एक पक्ष को उन्होंने देखा और जाकर के उसका अध्ययन किया और बताया कि भाई इस कालखंड में ये जन्म लेता है, इसमें ये जन्म लेता है। देखिए, ये सूर्य सिद्धांत है। आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो समझ लीजिए। सूर्य सिद्धांत जो है वो सूर्य और भगवान सूर्य और मायासुर का संवाद है। इसमें काल के भेद के विषय में बताया गया ये। और लोकानामंतकृत कालः कालोन्यकलनात्मका साजुधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। लोकानाम अंतकृत कालः, जो लोगों का अंत कर देता है ना, भूतों का अंत कर देता है, वही क्या है, वही काल है। एक तो काल वो है। और लिखा कालोन्य कलनात्मका, ये 10वां छंद है मध्यमाधिकार का सूर्य सिद्धांत में। और जो दूसरा काल है वो क्या है, कलनात्मक, जो कलनात्मक है, कैलकुलेटिव पार्ट है। जो आप गिन रहे हैं कि कितने महीने हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने पक्ष हो गए, कितने साल हो गए, कितने युग हो गए, ये कलनात्मक पक्ष है, ये है ना, ये कैलकुलेटिव पार्ट है। तो काल दो प्रकार का होता है, काल के विषय में लिखा गया। वैशेषिक दर्शन पढ़ते हो तो वहां काल की अलग परिभाषा मिल जाती है आपको। सूक्ष्मामपि कलाम निलीयते, है ना, संकलयति वा भूतानि इति कालः, जो सारे भूतों का संकलन कर देता है वही काल है, वैशेषिक दर्शन में लिखा। ठीक। तो लिख दिया उन्होंने, लोकानाम इति काला ही दुधा, दो प्रकार का काल है। सकल भुवन भूतानाम अंतकृत संहार का, जो अंत कर दे, संहार कर दे, वो एक काल। और जो कलनात्मक काल, फिर आगे लिखा साजुधा, और जो कलनात्मक काल है वो भी दो प्रकार का है। स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तश्चामूर्त उच्यते, वो स्थूल और सूक्ष्म की तरह वह भी दो प्रकार का है, एक मूर्त है और एक अमूर्त है। तो जो मूर्त है वो स्थूल है और जो अमूर्त है वो सूक्ष्म है।
अब सूक्ष्म वाला काल कौन सा है, जो मैंने आपको बताया अभी, उसके लिए अगले अगला आपको श्लोक मिल जाता है। प्राणादि कथितो मूर्तस्त्रुट्यादि मूर्त संज्ञ का षड्भी प्राणय विनाडी स्यात् ततश्चष्टया नाडिका स्मृता। नाड़ी षष्टया तु नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितं तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनो अर्कोदयेस्तथा। प्राण आदि कथितो, जो प्राण आदि त्रुटि आदि जो कही गई हैं, मूर्तः त्रुट्यादौ अमूर्त संज्ञ कहा। और त्रुटि आदि जो कही गई हैं वो सब क्या हैं, वो सब अमूर्त संज्ञक हैं। त्रुटि माने एक कमल के पत्ते को जब आप सुई से भेद देते हो वह समय। षड्भिः प्राणै विनाड़ी स्यात्, और जो प्राण है अगर वो 6 प्राण मिल जाएं तो एक विनाड़ी बन जाती है। और ततषष्टया नाड़िका स्मृता, और 60 नाड़ियां मिल जाएं तो 60 विनाड़ी मिल जाए तो एक नाड़ी बन जाती है। और नाड़ी षष्टया तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम, और 60 नाड़ी मिल जाए तो एक नाक्षत्र दिवस बन जाता है, एक अहोरात्र बन जाता है। और तत्त्रिंशत् भवेन मासः, और 60 अहोरात्र मिल जाए, 30 अहोरात्र मिल जाए तो भवेन मासः, तो एक मास हो जाता है, महीना हो जाता है। और सावन अर्को द्वयस तथा, और 2 अर्क यानी 2 सूर्योदय के बीच का जो समय है उसी को हम सावन कहते हैं, सावन दिन कह देते हैं। नीचे हिंदी भी लिखी हुई है उसकी। 6 प्राण का मतलब 60 विपल, 60 है ना, 60 6 प्राण यानी 6 पल या 6 विनाड़ी, बात एक ही है। उसका मतलब 60 विपल होता है। और 60 विनाड़ी का मतलब एक नाड़ी, और 60 नाड़ी का मतलब एक नक्षत्र। एक दिन जो होता है उसमें 60 नाड़ी होती हैं, ठीक है, 60 नाड़ी 24 घंटे में। और 30 अहोरात्र का एक महीना बन जाता है। इस प्रकार से जो है ये विधान हमारे यहाँ ग्रंथों में मिलता है। चलिए, ठीक है। तो आज ये पक्षी का जन्म पूरा हुआ, और कल को अब हम जो है कल से मतलब अगले सत्र में गुरुवार से हाँ, पक्षी जन्म का विषय है। पक्षी नहीं, वृक्ष का जन्म है। वृक्ष का वृक्ष। जन्म कैसे होगा इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद है आप सभी लोगों